हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू स्टॉक के बारे में, जिसमें से बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है जिसका नाम है हुडको, पंजाब नेशनल बैंक और कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे। क्योंकि ये पीएसयू स्टॉक में बहुत तेज गिरावट पिछले कुछ दिनों में आई है। जैसे आपने देखा कि मार्केट जो 26,000 से 24,400 की तरफ खींचा हुआ है एफआईआई की बहुत खतरनाक सेलिंग की वजह से, और ऑब्वियसली रिटेलर्स और बड़े जो एचएनआईज हैं उन्होंने भी अपना माल बहुत बुरी तरीके से छोड़ा है। तो इसका बहुत सारा जो इम्पैक्ट आया है वो पीएसयू सेक्टर्स में आया है। कुछ कुछ स्टॉक तो 30% 40% से लेके ऊपर गिरे हुए हैं। तो इसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, इन तीन स्टॉक को, हुडको, कोचिन शिपयार्ड और पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। Before we go into the details of each these stock, let us understand how these PSUs are performing. ठीक है। तो PSUs जो होते हैं वो इसमें बहुत सारी हिस्सेदारी होती है, वो सरकार की होती है। इसका जो मेन प्रमोटर होता है वो इंडियन गवर्नमेंट होता है। और इंडियन गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि इन सारी कंपनियों को ग्रोथ देना, 30% YOY के लेवल के ऊपर ग्रोथ देना, इनमें बहुत अच्छा काम करना, इन कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनाना, इस कंपनियों को आगे लेके जाना। मतलब आज अगर 5,000 करोड़ की कोई कंपनी है उसको 1,00,000 करोड़ की कंपनी करना, ये कोई सरकार का उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य ये होता है कि इन कंपनियों के तहत हमारे जो लो इनकम प्रोफाइल के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको घर मिले, उनको अच्छा रास्ता मिले, उनको अच्छी जिंदगी मिले। तो मतलब सरकार का उद्देश्य होता है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है उन लोगों के जिंदगी में चेंज लाना, ये सरकार का काम होता है। और इसीलिए ये सारे पीएसयू विंग बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हुडको का मेन काम ही है अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में फाइनेंसिंग का काम करना। इसीलिए वो लोग स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम करते हैं। तो अभी होता ये है कि गवर्नमेंट के साथ जब काम करने का ये होता है तो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट जैसा बोलेगा वैसा आपको काम करना पड़ता है। जिसकी वजह से यह होता है कि गवर्नमेंट अगर बोलेगा कि मुझे यहाँ पर 100 घर बनाने हैं, उसको लोन देना है, तुम लोन दे दो। तो आपको ये नहीं सोचोगे कि आपका पहला यार मतलब मेरी पहली लोन के पैसे वापस नहीं है, मैं अगले कैसा लोन दे दूं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, कोई भी कंपनी हो, या एसेट अंडर मैनेजमेंट में काम करने वाली कंपनीज हो, उनमें और इनमें एक फर्क है। अगर बजाज फाइनेंस का पैसा नहीं आ रहा है, कल ही अपने रिजल्ट में उन्होंने कहा कि हम अपनी लोन के पेस को घटाएंगे, तो वो कर सकते हैं बिकॉज वो प्राइवेट एंटिटी है। तो उसमें जो होता है, और उसमें जो सीईओज होते हैं वो प्रोफेशनल पढ़े लिखे अच्छे लोग होते हैं। उनका उद्देश्य अपनी कंपनी को ग्रो करना है, क्योंकि उसके साथ वो भी खुद ग्रो होना चाहते हैं। लेकिन ये चीज पब्लिक सेक्टर में नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो क्या है, हुडको का आज सीईओ मैं हूँ, कल आप हो, तो चेंज होता रहता है। वो गवर्नमेंट के एक लोग हैं, तो इनमें ग्रोथ का थोड़ा सा इशू बहुत आता है। लेकिन लेकिन पिछले 2-3 सालों में इन सेक्टर्स में बहुत सारा चेंज हुआ है। क्योंकि 2014 के बाद जो नई गवर्नमेंट हमारे यहाँ बीजेपी की आ गई, उन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर बहुत सारा काम दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में हो गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, जिसके तहत लो इनकम प्रोफाइल के लोग हो, जो मतलब गरीब लोग हो, उनको घर मिले, पक्का घर मिले, उनको बिजली मिले, उनको अच्छी जिंदगी मिले। ये काम नए गवर्नमेंट ने शुरू किया, जिसके तहत क्या हुआ, बहुत सारा पैसा सरकार ने इन सारी कंपनियों को दिया कि भाई तुम लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और तुम्हारे थ्रू लोन आएंगे और इन लोगों के घर बन जाएंगे। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि जिसने मुझे वोट दिया है उसके जिंदगी में चेंज लाना, ये सरकार का काम होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट विच यू वर्क विद। तो होता यह है कि इसमें हुडको या पंजाब नेशनल बैंक या कोचिन शिपयार्ड, ये लोग बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। हालांकि कोचिन शिपयार्ड का बिजनेस मॉडल अलग है, वो हम उसके ऊपर आते हैं। लेकिन इस इनका इनका जो उद्देश्य होता है वो ये नहीं होता है कि यार मुझे 30% से ग्रो करना है। जैसे कोई भी कंपनी हो, इन्फोसिस हो, नियोजन सॉफ्टवेयर हो, उनका ग्रोथ का उद्देश्य होता है, पर्सिस्टेंट सिस्टम हो, वो चाहते हैं कि ग्रोथ करें। लेकिन इन लोगों का उद्देश्य नहीं होता है कि मैं ग्रोथ करूं, मैं ये करूं। हाँ ठीक है, उसके तहत अगर तुम्हारी कंपनी अच्छी हो रही है तो बात अलग है। तो पिछले 10 साल से, बहुत 10 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, अमृत योजना हो गई, जल जीवन योजना हो गई, इन सारी योजना की तरफ से बहुत सारे लोगों को घर दिलाने में इन सारी कंपनियों में हेल्प की है। ठीक है। और क्या होता है कि इसमें जो ना लोन का रीपेमेंट, एक समय के बाद इनका एनपीए का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब लोन मैंने दिया है, उसका लोन का रीपेमेंट ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर मान लो कि आज की गवर्नमेंट है, ठीक है, और आज की गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अनाउंस की है कि मैं 4,000 घर बनाऊंगा इस गांव में या इस एरिया में, मुझे एक नई सिटी डेवलप करनी है दिल्ली के बाहर। ठीक है, इसके लिए मैंने 25,000 करोड़ तुम्हें हुडको मैं तुम्हें करता हूं, और तुम पहले लोन दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, आर्किटेक्चर करो, सब करो।
मान लो कि उन्होंने सब किया, पैसे जुटाए, घर बनवाए, सब किया, ठीक है। एक समय आता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अभी हड़को ने तो पैसा लगा दिया, उसका पैसा गवर्नमेंट देना है, नई गवर्नमेंट आती है, बोलती है नहीं नहीं हम तो पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यहाँ पर करप्शन हुआ है, कोई अपना एमएलए उठेगा बोलेगा यहाँ पर करप्शन है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद ही तुम्हारा लोन तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो हुई ये बात, 1-2 साल के लिए स्टॉक अटका, 1-2 साल के लिए हुडको अटका, सब अटका। तो मतलब एक समय के बाद ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट के अनुसार चलने वाले स्टॉक होते हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा, आज की गवर्नमेंट कोएलिशन गवर्नमेंट है। कोएलिशन गवर्नमेंट में डिसीजन एक पार्टी का नहीं होता है, बहुत सारी पार्टीज का होता है। इसीलिए आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में कम आके अभी कंज्यूमर सेक्टर में थोड़ी सी, मतलब वो कंज्यूमर को कैसे हाथ में पैसा दिए जाए, इसके ऊपर आरबीआई भी बहुत सारा काम कर रहा है। तो स्टांस चेंज होते रहते हैं। तो इस कंपनी को मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए आप हुडको, पंजाब नेशनल बैंक, कोचिन शिपयार्ड, कोई भी पीएसयू सेक्टर के कंपनी को आप नहीं ले सकते। मतलब आप नहीं ले सकते कि मैंने आंख बंद करके आज कंपनी ले ली है, मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा तब मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर है और मुझे ये वेल्थ बनाने दी। आपने कहीं भी ऐसा नहीं सुना होगा। जितने भी आप रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर इस मार्केट में हैं, या जितने भी वॉरेन बफेट जैसे लोग इंडिया के हैं, राकेश झुनझुनवाला जी है, उन्होंने कभी इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी के साथ कभी बड़ा पैसा, मोटा पैसा नहीं बनाया। तो उन्होंने नहीं बनाया तो हम क्यों होते हैं उस सेक्टर में जाने वाले, वो सोचने वाले कि यार हमें उसमें पैसा मिल जाए। तो एक बात यही होती है कि एनपीए का प्रॉब्लम आ जाता है, रीपेमेंट का इश्यू आ जाता है। वो सारी चीजें होने की वजह से पीएसयू सेक्टर्स में क्या है ना, एक समय तक रैली चलती है, रिटेलर की वजह से ये रैली चलती गई और उसने इन कंपनियों में अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा है, मैं ऐसा कहूंगा। कंपनीज लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। उसका मैंने वीडियो बनाए हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो वो मैंने वीडियो बनाया है, तो आप देखना, वो अच्छा कर रही है, एनपीए के नंबर्स भी नीचे है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। अब वापस आते हैं हुडको की तरफ। हुडको जो है वो एक हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी है। वो अर्बन डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हो, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग हो, वो बनाने के लिए वो लोग फाइनेंसिंग करते हैं। और वो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी काम करते हैं, जिसका भी वो लोन देने का काम करते हैं। मतलब गवर्नमेंट में कुछ 2024 के बजट में हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ कहा था कि 10 लाख करोड़ का आवंटन किया है घोर बनाने के लिए। तो ये सारा पैसा हुडको के पास जाता है। हुडको आगे उसको कॉन्ट्रैक्टर्स को ये करके उसमें से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है। ठीक है, मैं थोड़ा अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड मोर ऑन दिस वंस कि मैं क्या कह रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। Let me know. I think you can able to see that on this one. Yes. हुडको। तो आप अगर देखोगे ये हुडको का मतलब अभी उनके जब रिजल्ट्स आए उसके बाद उन्होंने जो अपने Q1 25 के बाद कहा था, ये देखो प्रधानमंत्री आवास में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 10 लाख करोड़ की हुई है, जिसके तहत इनको सारे बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अभी अब आप अगर देखोगे इनमें ऑपरेशनल इफिशिएंसी अच्छी है। इस कंपनियों में आप अगर देखोगे, ये देखो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन देते हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में लोन देते हैं। आप अगर देखोगे कैटेगरी वाइज भी देखोगे, आप देखोगे कैटेगरी वाइज लोन सेंक्शन आप देखोगे तो क्या देते हैं, देखो 91%, 95% के हिसाब से वो लोन दे रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बाकी का जो लोन है वो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में ये हुडको करता है। तो हुडको का काम मैंने जैसे कहा कि वो सेम ही है कि ये आवास योजना बनाना और इसमें से आगे चले जाना। मैं जस्ट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर आता हूँ। ये और इनका जो पैसा है वो टैक्स बॉन्ड से पैसा लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं वहां से वो पैसा लेते हैं। मिड टर्म लोन से भी वो लोग बहुत सारा पैसा लेते हैं और वो उसी को ही वो डिसबर्स करते हैं। आप अगर देखोगे इस चीज में कोई भी पीएसयू सेक्टर्स की कंपनी को अगर आपको जांचना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है जीएनपीए। जीएनपीए मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और एनएनपीए मतलब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी देखो पिछले कुछ सालों से मतलब
ये देखो पिछले कुछ सालों से इनका जो जीएनपीए का नंबर है वो नीचे जा रहा है, मतलब अच्छा काम कर रही है, इसकी वजह से ही स्टॉक ने परफॉर्म किया है। ठीक है, ये देखो 2.8 से 2.62, 2.12, 1.89, मतलब इनकी जो रिकवरी ऑफ लोन है वो अच्छी है, एंड दैट इज द मेन रीजन। और थोड़ी बहुत ग्रोथ भी है। अगर गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कीम जाहिर करेगी तो इसका फायदा हुडको जैसी कंपनी को होता है। अभी आप देखोगे टोटल लोन पोर्टफोलियो का 70.21 बैक्ड बाय द गवर्नमेंट गारंटीज वेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। मतलब क्या है, गारंटर कौन है इस लोन का? गारंटर है भाई स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में बहुत सारे लोन के स्कीम अनाउंस हुए। मान लो कि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन है, उसके बाद मतलब ये चेंज हो जाता है और बाद में नई गवर्नमेंट बोलती है नहीं 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 नहीं, हम इस पे काम नहीं करेंगे, ये बकवास काम है। तो क्या हो जाएगा, इनका एनपीए नंबर बढ़ जाएगा, इनका लोन का पैसा कौन देगा? सो दैट इज द प्रॉब्लम। और अभी एसेट क्वालिटी मतलब अच्छी है, बट इनमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप अगर की फाइनेंशियल एसेट में जाते हो, ये देखो 19% से अपने टोटल इनकम स्टैंड हुआ है, नेट प्रॉफिट स्टैंड हुआ है 25% से, लोन बुक ग्रोथ हुई है 30% से, सब सही है, सब सही है, लेकिन स्टॉक गिर रहा है। वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि पीएसयू में एक प्रकार का फ्रेंजी था, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करते थे। हालांकि हुडको का वैल्यूएशन जो है वो अभी भी ठीक है, मतलब हुडको में आप देखोगे अराउंड 18 का पीई है, 40,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन इनमें आरओई नहीं बनता यार। 12% की आरओई से आप काम करोगे और आप सोचोगे कि इन्वेस्टर को पैसा बना के दो, तो बहुत ही नाइंसाफी है। ठीक है, इनकम के नंबर्स भी अच्छे हैं इनके। तो कभी भी इसमें ना आपको इस स्लाइड के ऊपर बहुत ज्यादा देना है। ये स्लाइड तो मतलब अगर गवर्नमेंट की स्कीम आएगी तो हमारे यहाँ पैसे बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एसेट क्वालिटी। अगर किसी का एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगा ना तो ये स्टॉक बहुत समय से चलते नहीं है। तो अभी आप बोलोगे यार ये सब तो कहानी हो गई भाई, हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर हड़कों में आपकी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी मोटी इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा बहुत पेन झेलना पड़ेगा, लेकिन ये स्टॉक ऊपर आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ क्यों? क्योंकि ये जो करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका बहुत सारा उद्देश्य जो है वो प्रधानमंत्री आवास पे है, बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं कॉमन मैन के लिए, और जिसके तहत इन लोगों को ना इन इन कंपनियों को बहुत फायदा होगा आगे जाके हुए। एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट इज स्टेबल, थोड़ा बहुत नीचे जाके ये लोग वापस भी आ जाएंगे। सो देर इज नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इन द हुडको फॉर द टाइम भी। लेकिन इसको ऐड मत करो, मतलब कोई नई इन्वेस्टमेंट इसमें मत करो। और जैसे ही आपको दिखे ये जो जीएनपीए का नंबर है, ये Q2 के नंबर देखने पड़ेंगे हमें। ये जीएनपीए का नंबर अगर 2 से कभी 3 हो जाएगा, 3 से 10 हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, इतने फास्ट से जीएनपीए का नंबर होता है। मतलब पैसा इनका वापस नहीं आ जाता। और गवर्नमेंट का कोई फ्रॉड इसमें चला जाए तो ये भी बहुत समय तक चलते नहीं है। तो दैट इज अनदर मेजर प्रॉब्लम विद दिस वन। ठीक है, अब थोड़ा वापस आते हैं दूसरी कंपनी के बारे में जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पंजाब से हुई थी एक मतलब बैंक है, बैंक का काम ही है रिटेल, एग्री, गोल्ड, ये सारे में लोन देना, हाउसिंग में लोन देना, इस सारे चीज में ये लोग काम करते हैं। ठीक है, आप अगर देखोगे ये उनके पिछले क्वार्टर के थोड़े से रिजल्ट है। आप अगर इसमें देखोगे 21.3 से डिक्लाइन किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट। ठीक है, डिसबर्समेंट डिक्लाइन हुआ है, लोन बुक की ग्रोथ हुई है 2.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मैं ये समझाता हूँ ये डिसबर्समेंट और लोन बुक में क्या होता है। मान लो पंजाब नेशनल बैंक के पास जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1,000 करोड़ के अभी लोन बुक है, और मैं जो नया लोन 100 करोड़ का दे रहा हूँ ना, तो वो डिसबर्समेंट में ऐड होता है। डिसबर्समेंट मतलब नया लोन, लोन बुक मतलब टोटल लोन बुक जो आज तक आपने लोन दिए है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। जब आप नया लोन दोगे तभी लोन बुक में ग्रोथ होगी, ऑब्वियसली बात है। तो जब डिसबर्समेंट होता है ना, जब डिसबर्समेंट -21.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स में आपके पैसे वापस नहीं आ रहे तो आप डिसबर्समेंट कैसे करोगे? आप डिसबर्समेंट कर ही नहीं सकते हो। तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम अंडर द टेबल हो रही है, इसका कॉन कॉल सुनना पड़ेगा। आप अगर देखोगे इसमें 3.4% की कॉर्पोरेट सेगमेंट में है इनका, और जब आप देखोगे -21.1 का इनका टोटल डिसबर्समेंट डिक्लाइन किया है। सो विच इज नॉट अ गुड गुड न्यूज एट ऑल। ठीक है, और जीएनपीए का नंबर भी देखो, जीएनपीए नंबर हालांकि थोड़े से कम हुए हैं, बट ये बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको अगर कोई कंपनी को ट्रैक करना है ना, तो पहले देखना चाहिए कि नया लोन क्यों नहीं दे रहा है। कोई भी बैंक नया लोन क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका पुराना वापस नहीं आ रहा है, इसलिए नया नहीं दे रहा है। लेकिन अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये मुझे लगता है ये Q1 के रिजल्ट है। Q2 के रिजल्ट में ना ये जीएनपीए के नंबर ना आगे बढ़ते हुए दिखाई नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ तो प्रॉब्लम नजर आ रहा है। एयूएम की बात करो तो 1.8% से एयूएम बढ़ा है, कुछ मैटर नहीं करता है इसमें। लोन असेट 2.5, डिपॉजिट
अभी देखो बैंक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सारे लोग मतलब इक्विटीज में पैसा लगा रहे हैं, इसलिए बैंक में कोई पैसा डालना नहीं चाहता, इसलिए उनका कासा रेशो नहीं बढ़ रहा है, टर्म डिपॉजिट भी बहुत स्लो से बढ़ रहा है। तो इसके लिए बैंक को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये एक बैंक है, तो बैंक को आपको देखना पड़ेगा। अभी तक इनके नेट एनपीए के नंबर कम है, लेकिन इसीलिए यहाँ से बढ़ने की संभावना है। तो इस स्टॉक को बहुत केयरफुली देखना होगा कि मतलब ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट फिर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा है। स्टॉक बहुत ऊपर से नीचे गिर चुका है। मुझे लगता है स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है, स्टॉक गिर चुका है, आई थिंक दिस, ये देखो स्टॉक में ना बहुत ही मतलब ऊपर से नीचे तो मतलब ठीक ठाक लेवल पे है अभी, बट फिर भी ये देखो आरओई करता है 11.8% का, आरओई आरओई करता है 11.8% का। और मतलब दिस इज वेरी फनी थिंग्स कि 11% के आरओई के ऊपर ना आप लोग इतना ये कर रहे हो। ठीक है, मैं एक दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ जो पीएनबी हाउसिंग के बारे में है। होप यू गेटिंग दिस। सो आप अगर देखोगे, इसमें देखोगे एयूएम की ग्रोथ 1.8% से है, और शायद मेरी स्क्रीन उस टाइम ये नहीं हो रही थी। आप ये अगर देखोगे डिसबर्समेंट जो है वो -21% से डिग्री हुई है। डिसबर्समेंट डिग्रो होना मतलब बहुत बड़ी बात है इस केस में। आपको अगर देखना पड़ेगा, अभी जीएनपी का नंबर बहुत कम है, लेकिन डिसबर्समेंट के नंबर है। लोन बुक में ग्रोथ है 2.9% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और वाई वाई बेसिस के ऊपर 14.4%। ये पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट है। आप अगर इसमें देखोगे पंजाब इसमें से 15 का पी है, और आरओई जो है वो 11% का है। प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है 28% की, आरओसी 9.27 है। और स्टॉक जो है मतलब टॉप रहा था 1000, मतलब 20% डिक्लाइन तो हुआ ही है ये स्टॉक में। तो पंजाब नेशनल हाउसिंग बैंक मुझे लगता है Q2 के रिजल्ट्स इसके देखने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 3 सालों में इसकी सेल्स ग्रोथ है -2%। सेल्स ग्रोथ मतलब लोन एडवांसेस इसको देखते हैं -2% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट है 18%। तो क्या होगा इसमें, कुछ नहीं होगा ना। मतलब इतने कम इसमें से ओनली आप अपने जीएनपीए का नंबर कम करके इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको लोन को एडवांसेस करना होगा, और लोन के एडवांसेस में आपकी जो डिग्री हुई है -21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मुझे दिख रहा है, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन। और इसमें रिटेलर ने बहुत बड़ा पैसा डाला है। मतलब 2022 में इसके टोटल इन्वेस्टर्स से नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1,19,000 थे, अभी शेयर होल्डर है 3 लाख। आपको देखना पड़ेगा कि जब पब्लिक किसी भी चीज में आती है, इकट्ठा हो जाती है, तो स्टॉक चलना मुश्किल हो जाता है एक समय के बाद। तो आपको ये थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टॉक में ना एनपीए के नंबर आगे जाते हुए बहुत आ सकते हैं। ठीक है, अभी एनआईएम का देखो, माइनस एनआईएम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन -21 बीपीएस से कम हुआ है। आरओए का नंबर 2.38 है, लेकिन ये क्यों कम हुआ है भाई? और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी वाई वाई बेसिस के ऊपर -43, तो ये तो बढ़ना चाहिए ना। ये आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि जब अब निम है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। ये देखो, ये पूरा वही प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत हमें पैसे मिल रहे हैं। अरे भाई, ये कितने समय तक, ये 20 साल तक चलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना, और कितने घर बनवाओगे आप? तो इसके लिए ही ना पीएनबी जैसे बैंक को ना थोड़ा इसका लो वैल्यूएशन नहीं मिलता है। आप अगर देखोगे इसके पी वैल्यूएशन बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि उसका एक रीजन होता है यार। सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आप अगर देखोगे, इसके देखो एवरेज टिकट प्राइस है 35 लाख, इमर्जिंग में 25 लाख, बाद में 15 लाख, ईल्ड आता है 8.9 9.10, मतलब नॉट अ रीजनेबल ईल्ड और समथिंग। ये स्टॉक तभी लेने चाहिए जब इनकी बुरी तरह से पिटाई हो जाए ना, इनका एनपीए का नंबर हो गया 6, और वहां से मतलब एनपीए बढ़ ही नहीं सकता, कम ही हो सकता है, तब जाके इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, ना कि उल्टा। अभी एनपीए का नंबर बहुत कम है, यहाँ से 0.39 का नंबर दिखा रहा है वो एनपीए का, तो यहाँ से एनपीए बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी 0.39 से क्या माइनस में तो नहीं जा सकते हो ना। कितना कम करोगे अपनी एनपीएस को? तो अगर डिसबर्समेंट कम हो रहा है, एनपीएस स्टैंग है, तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ से एनपीए बढ़ने की संभावना है। तो अगर ये स्टॉक आपके पास है, तो मुझे लगता है कि आपको निकलना सही रहेगा, बिकॉज इसके कंपैरेटिवली यार प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अच्छे कंपनीज है जो अच्छा काम कर रही है, और इनमें ना उसको उतना दम भी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखो 160 ही था मार्च 2024 में, जून में 160 ही है।
डिस्ट्रीब्यूशन जोन वाइज देखो, मतलब पूरे इंडिया में फैल चुकी है, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में फैल नहीं चुकी है। ये देखो, मैं जब जिसकी बात कर रहा है, थोड़ा 2 मिनट इस स्लाइड को आराम से देखना। जून 2023 में इनका एनपीए था, जीएनपीए था 3.76, अभी कितना किया 1.35। इसलिए स्टॉक चला है क्योंकि आपने एसेट क्वालिटी को अच्छा किया है। लेकिन एसेट क्वालिटी को अच्छा करने के कंपैरेटिवली आपका लोन का एडवांसेस भी तो होना चाहिए भाई। लोन तो दे दो, लोन क्यों नहीं दे रहा है? क्रेडिट कॉस्ट देखो घटी है, जीएनपी का नंबर घटा है, इसीलिए। लेकिन ये पास्ट है, मैं बता रहा हूँ ये पास्ट है। पास्ट के हिसाब से मार्केट नहीं चलता, मार्केट फ्यूचर के हिसाब से चलता है। मार्केट ये सोचता है अरे यार अभी तो कम हो गया, यहाँ से कितना कम होगा, तो इसलिए मार्केट ऊपर का देखता है। हाँ इतना कम है चलेगा, मतलब आई वॉन्ट दिस एनपीए टू बी फ्लैट एंड आई वॉन्ट एज ए इन्वेस्टर 30% डिसबर्समेंट। आप ऊपर के स्लाइड में देखो, वो डिसबर्समेंट का लोन का जो परसेंटेज है वो -21% है, और जीएनपी का नंबर है मॉनिटर। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्या? ये देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये कंपनी खुद कह रही है -21.3 से क्यू एन क्यू बेसिस में डिसबर्समेंट घटा है। भाई क्यों? अगर तुम्हारे एनपीए अच्छे हैं, सब अच्छा है, पैसे आ रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हो तुम? क्योंकि बैंकों का काम ही है ना कि जितना ज्यादा हो सके लोन देना और उसमें से पैसा निकालना, इंटरेस्ट कमाना। लेकिन वो नहीं करते हैं ना, तो दैट इज द प्रॉब्लम। और हम रिटेलर बाय करते चले जाते हैं कि इस होप में कि यार इसका तो नंबर आएगा, इसका तो नंबर बढ़ेगा। ये नहीं बढ़ता है। चलो ठीक है, एक दूसरी कंपनी के ऊपर आते हैं जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। देखो कोचिन शिपयार्ड जो कंपनी है ना, जिसकी मुझे सबसे खराब बात लगी है ना, इसमें ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टेक बेचा है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऊपर की साइड में स्टेक को बेचा है, मतलब उसने अपने शेयर को बेचा है। और शेयर कौन लेके गया? शेयर लेके गया अपना फेवरेट रिटेलर। तो रिटेलर को शेयर मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो मतलब गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इसका वैल्यूएशन अभी पूरा हुआ, बेच दो भाई, इसके ऊपर नहीं बढ़ सकता है। गवर्नमेंट ही प्रमोटर है, उसको ही ज्यादा पता होगा कि भाई इसमें से कितना गिर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। तो कोचिन शिपयार्ड के ऊपर अगर हम आने की कोशिश करें, मैं जस्ट उसको एक समझने की कोशिश करता हूँ कि कोचिन शिपयार्ड जो है 37,000 करोड़ की कंपनी है। इसका बहुत सारा जो बिजनेस फ्रंट जो आता है कोचिन शिपयार्ड में, 2 मिनट, हाँ, मतलब ये शिप बनाते हैं, शिप बिल्डिंग में है, डिफेंस सेक्टर्स में ये कंपनी काम करती है। आरओई का नंबर है 17, आरओसी का नंबर है 21 और 42 का पी है। और ऊपर से मुझे लगता है आधा ही हो गया है ये स्टॉक, मतलब 30-40% ये हो गया है। मतलब इसमें एक ही चीज अच्छी है जो मुझे लगता है कि डिविडेंड पे आउट जो है 31% का डिविडेंड पे आउट इस कंपनी में होता है। ठीक है, और इस कंपनी की सबसे बड़ी बात होगी 2022 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे 1,64,000। अभी के शेयर होल्डर है, सॉरी मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ फिर से एक बार, और आपको समझने की कोशिश हो जाएगी कि आसान रहेगा कि इसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम। आप अगर देखोगे इसमें जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो देखो भाई, 1,64,000 के लोग थे भाई, 6 लाख के ऊपर लोग पहुंच गए हैं। हाउ कैन यू से दैट दिस कंपनी विल परफॉर्म? और इसमें जब देखोगे एफआईआईज की लीडरशिप कम है, डीआई है नहीं है, और पब्लिक बाय करते चले जा रहा है, पब्लिक 20% पे है। तो इतने ज्यादा शेयर होल्डर होके यार स्टॉक नहीं चलेगा, मैं बोलता हूँ स्टॉक नहीं चलेगा ये। और कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक जो है ना, ऊपर में गवर्नमेंट ने ही बहुत सारा इसको बेचा है। अगर गवर्नमेंट इसका सारा स्टेक बेचेगी तो मतलब देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इनटू दिस वन। अभी Q1 के नंबर ये बताएंगे बहुत सही है, बहुत सही हो रहा है इस केस में। और कोचिन शिपयार्ड का ना डिफेंस में इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बजट में बहुत सारे आवंटन किया था डिफेंस सेक्टर का, तो जिसका बहुत सारा फायदा इस कंपनियों को हो गया था। और ये कंपनी ने भी बहुत अच्छा काम किया था उस केस में। लेकिन अभी उतना ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोगों का थोड़ा सा अभी आप अगर देखोगे टर्नओवर 60% है क्यू बेसिस के ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो बढ़त देखी गई है वो 67 से है, मतलब ईपीएस 65 से है, ईबीटा 58% से है। लेकिन ये सारा गेम जो है ना वो ऑर्डर बुक का है। मैं एक समझाता हूँ एक सारी चीज। ऑर्डर बुक और कंज्यूमर कंपनी में क्या फर्क है? कंज्यूमर कंपनी जो होती है ना, आप पैसे दे दो, मतलब आप पैसे दे दो गुड्स ले लो, इस तरीके का काम होता है। इनका ऐसा नहीं होता है। ईपीसी बिजनेस, ये गवर्नमेंट के रिलेटेड कंपनियों में ऑर्डर बुक होता है। ऑर्डर बुक मतलब मान लो कि 1,00,000 करोड़ का ऑर्डर आया, उसमें आप मैन्युफैक्चर करोगे, शिप बनाओगे, उसको बिल्ड करोगे, उसमें 1 साल चला जाएगा।
वो बाद में जाके इनवॉइस होगा, मतलब वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के बाद। मतलब आज के ऑर्डर बुक आगे जाते हुए उसकी रेवेन्यू है उसका, लेकिन रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका पहला जो चीज है, जो ऑर्डर है, अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो इस स्टॉक में प्रॉब्लम आते हैं। और दूसरी चीज होती है कि ये सेक्युलर ग्रोथ नहीं है, सालों साल आपको बहुत समय तक बहुत अच्छा पैसा ये लोग नहीं दे सकते। बिकॉज बिकॉज क्या होता है, ये अगर मान लो कि गवर्नमेंट अपने डिफेंस सेक्टर के जो डिफेंस सेक्टर का जो पैसा है उसको कम करने की कोशिश अगर करता है, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, क्योंकि स्टॉक चलने के लिए इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। ये आप देखोगे, ये कोचिन शिपयार्ड का ना, ये बुक है, ये टर्नओवर देखो, सब अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है भाई, ईपीएस अच्छा है, सब तगड़ा है, लेकिन फिर भी स्टॉक नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हाई वैल्यूएशन 40 के पी के ऊपर ये स्टॉक अवेलेबल है। देखो, आप अगर बोलोगे कि इसका पी कंज्यूमर से क्यों अलग है, क्योंकि कंज्यूमर में अर्निंग प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, इसीलिए हाई पी के ऊपर वो चल सकते हैं, ये स्टॉक चल नहीं सकते। रेवेन्यू का मिक्स देखोगे, शिप बिल्डिंग करता है, शिप रिपेयर करता है, टर्नओवर करता है, और इसमें जो ग्रोथ दिखाई गई है क्यू एन क्यू बेसिस से, वो अच्छी है। ग्रोथ तो वही आएगी, क्योंकि एज फार एज द गवर्नमेंट इज डूइंग वेल, तो गवर्नमेंट में तो उसमें आएगी। ठीक है, तो आप अगर देखोगे इसमें जो क्यू एन क्यू बेसिस के ऊपर ग्रोथ है, लेकिन ये सही पिक्चर पेंट नहीं करता है। ये पिक्चर थोड़े समय के लिए अच्छा रहेगा, थोड़े समय के बाद डबल जाएगा कोचिन शिपयार्ड। और मेरा एक सवाल है, अगर इतने ही सारे अच्छे नंबर है ना, तो गवर्नमेंट अपना स्टॉक क्यों बेच रही है? वो तो अपने हाई लेवल के ऊपर सारे स्टॉक को बेच रही है, बहुत सारे पैमाने के ऊपर। तो ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड को अगर आपके पास है, थोड़ा पेन झेलना पड़ेगा, 5-10% नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ से प्लीज ऐड मत करना इस स्टॉक को। बिकॉज ये सब ऑर्डर बुक के ऊपर चलने वाली कंपनियां रहती है, 40 के पी के ऊपर वैल्यूएशन इसका है, और इसीलिए इसको अगर बाउंस में कहीं आपको अगर हिट मिल जाए, और बहुत चल चुके हैं, आप अगर देखोगे स्टॉक की जो शुरुआत हुई थी, कहाँ से कहाँ तक इस स्टॉक को लेके गया है, मतलब ये स्टॉक जो था लगभग लगभग 1500 के लेवल पे था, 500 से स्टॉक बढ़ा है 3000 के लेवल पे। अब थोड़ा सा करेक्शन होगा, थोड़ा ऊपर नीचे बढ़ेगा, लेकिन इट्स नॉट अ सेक्युलर स्टोरी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। होप आप इस तीनों कंपनियों के बारे में आपको कुछ आइडिया आया हो, कैसे वर्क करता है, क्या है। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे, और मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।